दीपक केसरकर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक जी, जिस तरह की कोशिशें हो रही हैं और जिस तरह की बातें कही जा रही हैं और चेतावनी दी जा रही है और 16 विधायकों को नोटिस जारी होने की जो बात हो रही है आज, इन सब के बीच आप लोगों का रुख क्या है? देखिए, ये सब प्रेशर टैक्टिक्स है और जबकि जो हमारे सभापति मतलब जो चेयरपर्सन है वो तो डेप्यूटी स्पीकर है। वो डेप्यूटी स्पीकर के ऊपर अविश्वास ठराव का प्रस्ताव ऑलरेडी दाखिल किया गया है और जब यह अविश्वास का प्रस्ताव रहता है तो वो किसी को भी डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। ये 5 जजेस के बेंच का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस डिसीजन के आगे जाके वो कोई फैसला लेंगे और अगर ये फैसला लेंगे तो कानून पे कभी टिकेगा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिन पे अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है तो वो डेप्यूटी स्पीकर हमें डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते कानूनी तौर पे और ये क्लियर कट जजमेंट है और 5 बेंच का आप लोगों के मन में डर है इस चीज का? क्योंकि ये तो समझ में आ रहा है कि आपकी पार्टी आप लोगों को थोड़ा सा एक वार्निंग के तौर पर ये चीज जरूर कह रही है। बिल्कुल कर रही है। जैसे वॉर रहता है तो उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना चाहते हैं, लेकिन इससे हम लोगों को कुछ ऐसे नहीं लगता कि इसके दबाव में कोई भी आएगा। हाँ, हर चीज का, क्योंकि ये एमएलएज है, ये कोई ऐसे नहीं है कि सामान्य कार्यकर्ता है। इनको सब समझ में आता है कि क्या कानून है, क्या करना है और वो खुद समझ के यहाँ पे आए हैं और कानून की लड़ाई करनी पड़ेगी तो वो करेंगे। लेकिन ऐसा है कि जिस चेयर पे डेप्यूटी स्पीकर बैठते हैं वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और इस वजह से वो ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेंगे जो कानून के खिलाफ होगा। तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि ऑनरेबल डेप्यूटी स्पीकर ये जो उन्होंने उनके पास अर्जी दी है, जो एप्लीकेशन किया है, उसको उस पे वो एक्ट नहीं करेंगे। अगर सचमुच में अगर उनको एडवाइस दी जाती है उनके जो सेक्रेटरीट की तरफ से, वो एडवाइस में ये जरूर आ सकता है कि इस तरह का निर्णय सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। तो उसके बावजूद मुझे लगता है कि कोई पॉलिटिकल डिसीजन वो नहीं लेंगे। वो पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। तो ऐसा वो कोई निर्णय नहीं लेंगे जो कानून के खिलाफ हो। सबकी अगर कोई भी विरोध करता है तो उसके कुछ मुद्दे होते हैं। इस पूरे विरोध से अब महाराष्ट्र छोड़कर यहाँ गुवाहाटी में बैठने से लेकर आप लोगों के मुख्य मुद्दे क्या है? क्या चाह रहे हैं आप लोग? क्या आप लोग चाह रहे हैं कि शिवसेना का जो ओरिजिनल गठबंधन था यानी भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ जाकर सरकार बनाई जाए? क्या आपको महाविकास अघाड़ी में रहने से समस्या है? क्या आपको उद्धव ठाकरे से समस्या है? क्या मुद्दे हैं आपके? हमारा तो क्लियर कट मैसेज जो हमने हमारे पार्टी के चीफ उद्धव साहब को भी दिया था कि हमें महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं रहना है और जो लोग उनके साथ है उनका भी यही कहना है। सिर्फ वो दबाव में आके वहाँ रुके हुए हैं, उनकी तरफ जो प्रेम है इसलिए वो रुके हैं, लेकिन मुद्दा तो एक कायम है कि महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं रहना है। हमारे जो ओरिजिनल एलाइज थे बीजेपी, जिनके साथ हमने ये इलेक्शन लड़ी थी साथ में और हम लोग जीत के आए थे, उन्हीं के साथ जाना चाहिए। जो भी मतभेद थे उद्धव साहब के और उनके, वो सीएम की पोस्ट डिवाइड करने के बारे में थे। तो 2.5 साल तक उद्धव साहब सीएम रहे तो हमारी जो मांग थी बीजेपी से वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है और हम लास्ट 1.5-2 साल से हम लोग बोल रहे हैं कि इस आघाड़ी में हमें नहीं रहना है, क्योंकि ये अपना खुद की पार्टी बढ़ा रहे हैं और वो शिवसेना को खत्म करने की बारे में उनके एक्शंस है। तो इसलिए हर कोई सोचता है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ एमएलए ऐसा सोचते हैं, एमपीज भी ऐसे सोचते हैं, लेकिन उन्होंने भी हिम्मत जुटानी चाहिए और उद्धव साहब को बोलना चाहिए कि ये फैक्ट है, तो आप भी डिसीजन लीजिए। और मुझे लगता है कि ये डिसीजन वो लेने के मूड में नहीं है शायद, क्योंकि उन्होंने कल बोला था कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, महाविकास आघाड़ी के साथ ही रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बात का वो पुनर्विचार करें। तो आपके हिसाब से दीपक जी, ओरिजिनल शिवसेना कौन सी? वो जिसके पास संख्या है या वो जिसके पास सरनेम है? देखिए, किसी ने क्लेम नहीं किया है कि उद्धव साहब की, बाला साहब की जो लेगेसी है उसके बारे में किसी ने क्लेम नहीं किया है। ही कंटिन्यूज टू बी शिवसेना and that symbol is given by election commission and not the Maharashtra State Assembly. So Maharashtra State Assembly में हमारा जो गुट बनेगा वो
बाला साहब ठाकरे के विचारों पे आधारित रहेगा। इसीलिए उस गुट का नाम भी शिवसेना बाला साहेब ऐसे रखा है। तो ये एक विचारधारा है जिससे हम लोग भी जुड़े हुए हैं। आपको लग रहा है और पिछले वो 2.5 साल में बाला साहब की विचारधारा से अलग हट गई है शिवसेना? क्योंकि एक कंपल्शन आ जाता है जब आप ऐसी पार्टियों से गठबंधन करते हैं जिनकी विचारधारा अलग है, और इस विचारधारा के बावजूद जो गठबंधन हुआ उसमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उन्होंने कायम किया था और उसी पे वो चल रहे हैं। तो जो उनका ओरिजिनल एजेंडा था उस पे वो नहीं चल रहे, तो ये तो उनका कंपल्शन है। तो इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, सिर्फ एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से चलता है और उनके बेटे थे संभाजी महाराज, जिनकी वो अपने उनकी हत्या की गई, बहुत बुरी तरह से हत्या की गई, और उनको कहा गया था कि आप अपना जो हिंदू धर्म है उसको छोड़ के आप कन्वर्जन कर लीजिए। उन्होंने उनको इनकार किया, इसीलिए उनको धर्मवीर संभाजी महाराज बोला जाता है। आपको ये भी इतिहास मालूम रहेगा कि औरंगजेब महाराष्ट्र में ही वो महाराष्ट्र नहीं जीत सके और उनका देहांत भी महाराष्ट्र में ही हुआ। तो औरंगजेब से नाम से औरंगाबाद बना है, लेकिन लोगों की मांग, और हमेशा शिवसेना और बाला साहब भी बोल रहे थे कि ये संभाजी नगर है क्योंकि संभाजी का बलिदान यहाँ पे हो गया है। तो हमारा इतिहास ये हमारे राजा महाराजाओं से और हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ है, न कि मुगल साम्राज्य से, जो बाहर से आए थे, जो मंगोलिया से आए थे, वो भारतीय नहीं थे। तो उनसे हमारा जुड़ा है, तो उन्होंने वो नाम चेंज नहीं किया। जुड़ी रही है और इसीलिए संजय राउत भी बार बार आप लोगों से ये पूछते हैं कि आप फिर इतनी दूर आकर 2500 किलोमीटर से ज्यादा गुवाहाटी में आकर क्यों बैठे हैं? अव्वल क्या आप लोगों को जबरदस्ती यहाँ बिठाया गया है, और दूसरा कि आप लोग जो बार बार वो कह रहे हैं कि आइए मुंबई आइए तब जाकर बात होगी, तो आप लोग क्या मुंबई जाएंगे और कब तक जाने का आप लोगों ने सोचा है? क्या इस बारे में कुछ संजय राउत जी जो है, मैडम, संजय राउत जी जो है वो दोहरी बात करते हैं। एक तरफ वो हमें मुंबई में बुलाते हैं और दूसरी तरफ वो अपने जो कार्यकर्ता है शिवसेना को, उनको रास्ते पे उतारने की बात कर रहे हैं। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। मेरी सीनियरिटी देखिए, इसके बावजूद मैंने जो काम किया है शिवसेना के लिए, कि बाला साहब की जो इच्छा थी कोंकण में कुछ शांतता लाने की, वो मैंने किया है। इसके बावजूद भी ये इस तरह से बर्ताव कर रहे थे, तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। जो हमारे साथ महिला एमएलए है, हमारे साथ कुछ यंग एमएलए है, उन पे कितना दबाव आ सकता है जब आप मसल पावर का यूज करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। एक तो उनको नीति अपनी कायम करनी पड़ेगी, या तो उनको मसल पावर का यूज करना है, या तो उनको शांतता रखनी है महाराष्ट्र में। और शांतता रखना एक कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है सीएम साहब की, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। और जब वो शपथ लेते हैं तो शपथ में ही रहता है कि किसी के बारे में ममत्व या शत्रुत्व रखना वो नहीं रखेंगे और सबको समान न्याय देंगे। तो आज उनको समान न्याय देना चाहिए और उन्हें राउत जी को बोलना चाहिए कि आप ऐसी वाली लैंग्वेज मत यूज कीजिए जिससे महाराष्ट्र में दंगे भड़क जाए। आप लोगों को डर है अगर सड़क पर उतरने की बात की जाती है, जब ये कहा जाता है कि दो ही तरीके से लड़ाई लड़ी जा सकती है, ये वाली या तो कानूनन या फिर सड़कों पर, सड़क वाली बात से आप लोगों को भय है? हमें डर क्यों लगेगा, लेकिन सड़क वाली लड़ाई ये भारतीय जो प्रणाली है, डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी, इसमें कहाँ भी नहीं बैठता है सड़क वाली लड़ाई। क्या है सड़क वाली लड़ाई? जो लोग सड़क वाली लड़ाई करेंगे उसको तो पुलिस ने उसको हैंडल करना चाहिए, वो उनका काम है, हमारा काम नहीं। हमको लाखों लोगों ने जिताया है और हम लोग उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने जब इलेक्शन लड़ी थी तो हमने बीजेपी और सेना इकट्ठा करके इलेक्शन लड़ी थी। तो हम दूसरा कोई भी व्यू नहीं ले रहे जिसके लिए लोग रास्ते पे आ जाए। हम जब लड़े थे तो हमारे जो हमने जिसको हम लोग जाहिरनामा बोलते हैं मराठी में, तो ये जो हमने लोगों के लिए जो भी इलेक्शन मटेरियल निकाला था उसमें मोदी जी के फोटोग्राफ्स थे, उसमें बाला साहब के फोटोग्राफ्स थे, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के फोटोग्राफ्स थे, वहाँ पे उद्धव जी के फोटोग्राफ्स थे।
तो वो जो विचारधारा है, वो जो लेके हम लोगों के सामने गए थे, उससे तो हम लोग अलग नहीं हो रहे हैं। अलग डिस्प्यूट हो गया सेना और बीजेपी में, इसलिए जो निर्णय उद्धव साहब ने लिया उसको हमने सपोर्ट किया ना। लेकिन केवल 16 पर नोटिस जारी करने की बात हो रही है। आपको लग रहा है आप लोगों में कोई दरार हो सकती है इसकी वजह से, 16 वर्सेस बाकी के बचे हुए 23 जिन पर कोई एक्शन की बात नहीं है? ये हिस्सा है कि डिवाइड और रूल का एक फॉर्मूला बनाया था अंग्रेजों ने। अब ये अंग्रेजों के फॉर्मूले पे चल रहे हैं। 16 को अगर निकाल दे तो बाकी के लोग हमारे पास आ जाएंगे, ऐसे उनका मानना है। लेकिन ये गलत है, ऐसे कभी होता नहीं है। जो लोग बाहर निकले हैं वो सोच समझ के निकले हैं। उनको मालूम है कि एंटी डिफेक्शन लॉ उनको अफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वी हैव 2/3 मोर देन 2/3 मेजोरिटी। आपके पास 2/3 मेजोरिटी आ जाती है तो एंटी डिफेक्शन लॉ के आप बाहर आ जाते, ये सबको पता है। और हम लोग यहाँ पे हैं तो जाहिर है कि हम अपने मुद्दों पे कायम हैं और हम वो कायम रहेंगे। हम पूरी तरह से एकजुट है हमारी, इसमें कोई भी बगावत उद्धव साहब के खिलाफ नहीं मैं है। आपसे जानना चाहती हूँ, एक जो आप लोगों पर सीधे तौर पर तो आप लोगों पर नहीं, ये जिस सुपर पावर पार्टी का जिक्र एकनाथ शिंदे ने कर दिया, उस पर आरोप लगा कि वो लोग आपका खर्च वहन कर रहे हैं, इस होटल में हो या फिर जो चार्टर्ड फ्लाइट्स चल रही हैं। मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ और दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि आप लोगों का जो खर्च हो रहा है यहाँ पर रहने का, वो आप लोग खुद वहन कर रहे हैं? देखिए, ये सब अरेंजमेंट खुद हमारे जो नेता है शिंदे साहब, उन्होंने की है और वही वो सब कर रहे हैं। आज तक जो भी अरेंजमेंट शिवसेना के लिए कर रहे थे वो भी शिंदे साहब ही कर रहे थे। हम लोग होटल में थे, 5 स्टार होटल में, तो कौन पेमेंट कर रहा था? शिंदे साहब ही कर रहे थे। ऐसे थोड़े ही है कि दूसरा कोई कर रहा था। वो हमारे ग्रुप लीडर है असेंबली में, तो ग्रुप लीडर, कल तक वो ग्रुप लीडर थे, आपके लिए सब कुछ कर रहे थे, तो आपके करीबी हो गए। और आज कोई बोल रहे हो कि इस तरफ आप जाइए, और आज नहीं बोल रहे कि कितने दिनों से मैं बोल रहा हूँ, शिंदे साहब बोल रहे हैं कि आप भाजपा के साथ जुट जाइए, क्योंकि ये हमारी विचारधारा है और हमको इकट्ठा रहना चाहिए, ना कि केवल विचारधारा के लिए। लेकिन महाराष्ट्र का जो विकास है, महाराष्ट्र फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का, और मैडम इसका जो विकास होना है, अगर महाराष्ट्र पीछे रह जाता है तो भारत भी पीछे रह जाता है। हमें अपने राज्य पे गर्व है, हम उसके नागरिक हैं, इसका हमें गर्व है और वो प्रोग्रेस करे, ये हमारी डिमांड है। ना कि आप रोज पॉलिटिकल फाइट करते रहो सेंट्रल के साथ, तो ये गलत है। यही हमारी विचारधारा है। जैसे इस विचारधारा के हम आखिरी सवाल, सुप्रिया सुले ने ये कहा कि बाला साहेब ने खुद उत्तराधिकारी घोषित किया था उद्धव ठाकरे को। आप कह रहे हैं आपको बाला ठाकरे वाली शिवसेना चाहिए, तो ऐसे में क्या आप लोगों के मन में असमंजस आता है, या फिर आपको लगता है कि बाला साहब ठाकरे के उन वक्तव्यों को पेश किया जा रहा है जो कन्वीनियंट है और बाकी वक्तव्य नहीं, जिसमें उनका कांग्रेस को लेकर या तमाम चीजों को लेकर उनके अपने विचार भी सामने रहे? देखिए, शिवसेना 3 बार टूट चुकी है और तीनों बार शरद पवार जी उसके लिए जिम्मेदार थे। तो क्या बाला साहब एक्सेप्ट करते कि उनकी पार्टी शरद पवार जी के साथ जाए या कांग्रेस के साथ जाए, जिसकी विचारधारा को वो टोटली अपोज कर रहे थे? उनके बाकी के स्टेटमेंट देखिए, उतना ही स्टेटमेंट दिखाना है जितना आपके लिए कन्वीनियंट है, और वो स्टेटमेंट नहीं दिखाने हैं जो आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है। ये तो राजनीति है और वो राजनीति करना चाहती है तो वो राजनीति करे, लेकिन उनको अपने मन में पूछना चाहिए कि जिस पार्टी को हम लोग खत्म करना चाहते हैं वो आज भी जिंदा है, वो बाला साहब के नाम पे जिंदा है। लेकिन बाला साहब के विचारों से विपरीत कोई भी कदम कोई लेता है तो उसके साथ हम नहीं रहेंगे, हम बाला साहब के विचारों के साथ ही रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। दीपक केसरकर जो कि शिवसेना के एक विधायक हैं और उन 38 विधायकों में शामिल हैं जो कि इस समय इस होटल के भीतर रह रहे हैं। उनका अपनी बातों को सामने रखना एक जरिया है ये जानने का कि जो विधायक हैं, जो 38 विधायक हैं और जो बाकी निर्दलीय यहाँ पर हैं, वो आगे क्या सोच रहे हैं।